प्लीज, गवर्नमेंट बजट को रिवाइज कर रहे हैं, जो पॉइंट आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख रखे थे वो मत लिखना, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट आपको थ्रू आउट द रिवीजन ये मिल जाता है कि यार ये वाला पॉइंट मैंने नहीं लिखा, पहले उसको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना कहीं पर, ठीक है जी। शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट क्या है? एक बोलो एनुअल स्टेटमेंट, जिसमें आप लोग एस्टिमेटेड क्या रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर शो करते हो, किसके? गवर्नमेंट के, जो एक फिस्कल ईयर में सरकार करने वाली है, चाहे वो इनकम मिलेगी या देगी। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शो इन द बजट आर नॉट, पेपर में कई बार पूछी हुई लाइन है ये, ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा एस्टिमेटेड होता है, ना कि कोई एक्चुअल फिगर होता है। क्या होता है? ना कि एक्चुअल फिगर, ठीक है जी, डन। पता ये कब के लिए अप्लाई होता है बजट? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट कितने लेवल होते हैं? 3, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल मतलब एमसीडी, स्टेट मतलब दिल्ली सरकार का बजट, और सेंट्रल बजट का मतलब पूरे कंट्री का बजट, ठीक है जी, डन। अच्छा, मैं मैक्रो पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? तो किसको तैयार करूंगा? सेंट्रल। सेंट्रल का नाम क्या आ गया भाई? सेंट्रल का नाम क्या आ गया? यूनियन बजट। द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है जी, डन। बजट का आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये लाइन ध्यान रखना, ये अभी तक एक ही बार पेपर में आया हुआ है और हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट बिफोर पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बात को मैंडेटरी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को मैंडेटरी करता है कि सरकार को पार्लियामेंट में क्यों, दोनों हाउसेज होते हैं, कौन होते हैं? लोकसभा और, उनके सामने पेश करना है कि तुम क्या इनकम की बात कर रहे हो, क्या खर्चों की बात कर रहे हो, एक्सेट्रा। इन इंडिया द बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द पार्लियामेंट, प्रेजेंटेड कहां होता है? पार्लियामेंट ऑन अ सच डे, जो भी क्या कहते हैं सरकार का की तरफ से आएगा, लेकिन जनरली क्या होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फैब, ठीक है जी। इट इज रिक्वायर्ड अप्रूव बाय द, कौन अप्रूवल देगा? पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज इसको अप्रूवल देंगे, और अगर दोनों हाउसेज से इसको अप्रूवल मिल गया तो आखिरी में साइन किसके होंगे? बोलो, प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही, मान लो प्रेसिडेंट कौन है? बोलो, गौरव चावला, ठीक है कि नहीं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। प्रेसिडेंट के साइन हो गए गौरव चावला के, और ये क्या बन गया? ये एक्ट बन गया। क्या बन गया? एक्ट बन गया। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यू हैव टू फॉलो। और इसलिए यहां पर एक वर्ड आता है मैंडेटरी। क्या? मैंडेटरी या कंपल्सरी, ठीक है जी, डन। पॉइंट क्लियर यहां पे? कोई वर्ड जो आप लोग को पहली बार सीखो, जैसे ये वाला पॉइंट हो सकता है आप लोगों ने नहीं लिख रखा था, तो लिख लेना। लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया। चलिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन एरियाज में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना जहां पे पहले रिसोर्सेज नहीं लगाए गए थे, जहां पे पहले पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया था, ठीक है कि नहीं? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। अब जब सोशल वेलफेयर की बात आती है ना, तो कौन सी गुड्स को ध्यान रखिएगा? ठीक है जी, पब्लिक गुड्स का वो मतलब होता है वो गुड्स, पब्लिक गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो पब्लिक यूज कर सकती है, जिसपे किसी का कोई बैन नहीं है। पब्लिक पार्क, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल एक्सेट्रा सब आ सकते हैं, किसी का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी कौन सी में आएगी? प्राइवेट गुड्स में। उसमें वही बंदा आएगा जिसको मैं ऑथोराइज करूंगा, लेकिन पार्क में कोई भी आ सकता है सर, तो पब्लिक गुड्स का एग्जांपल है, ठीक है जी। रिड्यूसिंग, अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को क्या करना? कम। याद है ना कि पुअर और रिच के बीच के गैप को कम करना।
अभी कैसे कम हो सकता है सर? दो तरीके हैं हमारे पास, इस गल्फ को कम करने के दो तरीके हैं। बोलो, याद करो, किसी को याद है दो तरीके कौन कौन से हैं? हाई रेट से क्या इंपोज करना, टैक्स इंपोज करना हाई रेट से, और पुअर सेक्शन को क्या देना, सब्सिडी। जब पुअर सेक्शन को सब्सिडी दोगे तो उसकी परचेजिंग पावर, और अमीर वर्ग पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो उसकी परचेजिंग पावर। और इस गैप को बस आप क्या कर सकते हो मिस्टर, इस गैप को क्या नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते जागृति, इस गैप को क्या नहीं कर सकते, इक्वल नहीं ला सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये गैप सिर्फ क्या किया जा सकता है, कम। अगर इक्वल क्यों नहीं किया जा सकता, सब बराबर हो जाएंगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना, ये लाइन पेपर में आ सकती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं सर, फ्लक्चुएशंस, तो वो फ्लक्चुएशन जब जरूरत से ज्यादा होती है तो परेशान करती है। कल मैंने आप लोग के लिए एक स्टेटस लगाया था, परसों सॉरी, रुपी जब कितना गिर गया था ना, तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेटस लगाया था, वो भी आप लोगों को करवाया नहीं मैंने टॉपिक, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो भी दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा क्या है मार्केट डिफ्लेट हो रखी है तो भी दिक्कत। तो सरकार बजट के माध्यम से कोशिश करती है कि थोड़ी क्या लेके आई जाए, स्टेबिलिटी। प्लीज, गवर्नमेंट बजट used to prevent business fluctuations of inflation or deflation to achieve ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है जी। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस के दो एग्जांपल, खुश, पब्लिक एंटरप्राइजेस के कोई दो एग्जांपल जो सरकार चला रही हो, कोई दो कंपनियों के नाम जो सरकार चला रही हो, नाम बताओ सर, इतनी सारी कंपनियों को आप सुनते हो समझते हो, कोई दो कंपनियों के नाम बताओ, बोलो। रेलवे एक, तो एक बीएसएनएल ले लेते, ठीक है जी। रेलवे और बीएसएनएल अब मान लो लगातार लॉस में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तो सरकार बजट में ना इनके लिए क्या बनाएगी, कुछ एक पैटर्न बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई स्कीम बनाएगी, कोई स्ट्रेटेजी बनाएगी, जिससे कि इनको थोड़ा क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये जो लॉस मेकिंग है ना, क्या है, उससे इसको कहां पे कन्वर्ट किया जाए, क्यों करना जरूरी है। अगर सर प्रॉफिट नहीं आएगा ना सर, तो क्या खत्म हो जाएगा पब्लिक का। मान लो रेलवे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो सर एक ना एक दिन आएगा रेलवे बंद, या एक दिन आएगा रेलवे प्राइवेटाइज हो गई, क्या हो गई। और जिस दिन रेलवे प्राइवेटाइज हो गई सर, जो अभी दिल्ली से यूपी की तरफ ट्रेनें जाती है ना सर, बिहार की तरफ ट्रेनें जाती है सर, लदकर जाते लोग, बैठ कर नहीं जाते, लदकर जाते सर। मेरे दो एक्सपीरियंस रहे, मेरे को बड़े भयानक एक्सपीरियंस है वो। मैं यूपी में गया था, और क्या कहते हैं, एक बार बिहार की तरफ गया था, भाई भयानक तरीके से लोग जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। आपने अगर सीट बुक भी कराई ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भैया जरा उधर उधर, उनके एरिया में वो आप ज्यादा जिद बहस कर भी नहीं सकते। यूपी वाले हैं, पीट पाट देंगे काली बिल्ली, तो दिक्कत है। भाई मैं रिजर्व करा के गया था, लेकिन उसमें भी मैं ऐसे बैठा हुआ था अपनी ही सीट पर, बाकी पे वो बैठे हुए थे, तो ये बैठ गए। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, जिस दिन प्राइवेटाइज हो गई सर, जैसे अभी दिल्ली मेट्रो में देखते हो ना सर, बिना टिकट के नहीं चढ़ पा रहे सर, फिर नहीं चढ़ पाओगे आप रेलवे में। तो रेलवे या किसी भी प्रकार के पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, और जैसे ही अगर ये बंद हो गया सर, पब्लिक वेलफेयर में बड़ा चेंज आ जाएगा, इसलिए सरकार इनको बार बार क्या करती रहती है, फाइनेंशियल हेल्प करती रहती है। ठीक है जी, चार ऑब्जेक्टिव हो गए, पांचवें पर आओ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसको बढ़ाना, जीडीपी तभी बढ़ पाएगी सर जब ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। आज अभी इसी वक्त मिस्टर मोदी की मीटिंग चल रही है, किसके साथ, किसी को पता है इस वक्त मिस्टर मोदी की मीटिंग किसके साथ चल रही है, फ्रांस में और यूएस में चल रही है। जो टेस्ला का ऑनर है, क्या नाम है, इलॉन मस्क, और एक और कोई कंपनी है, मुझे उस कंपनी का नाम भूल रहा है, अभी मैंने न्यूज जस्ट रीड करी है लाइव। तो वो वहां पे टेस्ला के साथ क्यों मिलने गए हैं,
कि भैया वो किसी तरीके से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, किसी तरीके से किस में इन्वेस्टमेंट करे, इंडिया में। और जितनी ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज्यादा इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा जीडीपी उतनी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी ज्यादा चांस है क्या मिलेगा, अगला पॉइंट आ रहा है अभी इसके बाद, क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा सर, एम्प्लॉयमेंट। डन। ये 5 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के सर, आप लोगों ने कर रखे। 2 ऑब्जेक्टिव और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 1 मिनट बच्चे अभी आपके, हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो, कि उन एरियाज में पैसा बांटना जहां पे पहले सरकार ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, स्पेशली उन गुड्स में जो पब्लिक गुड्स है। क्या, कौन सी गुड्स है, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं अल्टीमेट पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अगर सरकार, जैसे पहले कंझावला में सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, बट अब लगातार कंझावला, कराला, लाडपुर इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप हाईवे को ही देख लो सर, ये बहुत बड़ा ना मील का पत्थर साबित होने वाला है इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी हो गई है हर जगह से। डायरेक्ट गुड़गांव से कनेक्टिविटी होगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी सर कहां से, जीटी करनाल रोड से। अब इस एरिया में इन्वेस्टमेंट देखना अगले 10 साल में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट है सर, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी ना। तो दैट इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ द पब्लिक गुड्स। पहले सरकार ने कहां पे इन्वेस्टमेंट करी, करोल बाग, रानी बाग, इन एरियाज में। सर अब नहीं, वो एरिया भर चुके हैं। अब सरकार वहां इन्वेस्टमेंट करेगी जहां पे इन्वेस्टमेंट पहले नहीं हो पाई थी। ये आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। 6th ऑब्जेक्टिव क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो मैंने पहले ही समझाया कि अभी सरकार लॉजिकली कनेक्ट करने में लगी हुई है कि कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है, याद है ना, मनरेगा। चेतन, मनरेगा की फुल फॉर्म, ठीक है जी, मनरेगा की फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, 1 मार्क में, ध्यान रखिएगा। 7वां पॉइंट आएगा यहां पर, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। कनिका, बजट के माध्यम से सरकार ये क्या कहना चाह रही है, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, क्या मतलब हुआ इसका, नहीं याद है। जो 2 अलग अलग क्षेत्र हैं उनके बीच के अंतर को कम करना, अंतर को कम करना। जैसे बिहार काफी अंडर डेवलप है, दिल्ली ज्यादा डेवलप है, तो लोग बिहार से शिफ्ट होकर दिल्ली आ रहे थे ना। अब कोशिश करो कि कहां इन्वेस्टमेंट हो जाए। याद है पिछले वाले बजट में बताया था कितनी सारी इन्वेस्टमेंट करी थी सरकार ने। अभी आज वो भी दिखाऊंगा जो इस वाले बजट की जो की हाईलाइट्स है। तो कि बिहार के लोग यहाँ पे ना आए दिल्ली में ज्यादा, वरना क्या है, गैप बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बिहार में लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, तो माइग्रेशन कर करके यहाँ पर आ रहे हैं, बिहार में कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये चीज होती है कि दोनों जो, देखो, द गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग अबाउट द बैलेंस रीजनल ग्रोथ, hence it's provide incentives to industries in the form of tax concession, tax holiday, subsidy, etc. to encourage them to set up industries and generate employment and growth opportunity in their, बोलो, ये लाइन है पूरे उसकी मेन, कि बैकवर्ड एरियाज में जैसा था लोगों को रोजगार मिले वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इसका पर्पस होता है, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है जी, ये इसका मतलब होता है। चलिए सर स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं। बजट के ढांचे में 2 ही शब्द है सर, कुछ या तो बजट रिसिप्ट्स बोल लो या बजट एक्सपेंडिचर बोल लो। यहाँ पे भी रिसिप्ट ही दिख रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। वैसे स्ट्रक्चर में कितने वर्ड है, 2, बोलो भाई, बजट रिसिप्ट्स या बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। बजट रिसिप्ट्स के अंदर सरकार की वो सारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आएंगी जो सरकार को मिलने की उम्मीद है सभी सोर्सेज से एक फिस्कल ईयर के दौरान, एक फिस्कल ईयर के दौरान, एक फिस्कल ईयर के दौरान, ठीक है जी। डन। कितने पार्ट थे इसके, रेवेन्यू और कैपिटल। यहां बैठे सब बच्चों को याद होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब था वो रिसिप्ट जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़े और ना ही सरकार की एसेट्स कम हो। याद आ रहा है, मीनिंग भी पढ़ लेते हैं सर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स राजस्व प्राप्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं, आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स। एग्जाम्पल सर बहुत सारे थे इसके। इसमें पहले 2 कैटेगरी बनेगी, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब कैसी पेमेंट, कंपलसरी पेमेंट। कैसी पेमेंट, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल और कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है ना, रोड बनवा दी सरकार ने, तो मेरे पैसों की बनी है, मुझे क्या पता। और इस पर तो चलेगा तो वो भी जिसने टैक्स नहीं भरा, मैं भी चलूंगा वो भी चलेगा, तो मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट
नहीं मिल रहा सरकार। जब मैं टैक्स भरता हूँ ना सरकार बस एक ही शब्द लिख के भेजती, थैंक यू सो मच इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू, क्या करूँ थैंक यू को? संभाल के रखूँ? एफडी करवा दूँ थैंक यू की? कुछ नहीं होगा सर। तो ध्यान रखना मेरे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब एक बंदे बच्चे ने बोला सर क्यों आप रोड पे जा रहे हो, तो चल तो वो भी रहा जिसने टैक्स नहीं भरा। सर ये पार्क है, स्कूल है, पार्क है, स्कूल है, ये सब है, तो सर उस पर तो वो भी जा रहा है ना जिसने टैक्स नहीं भरा। तो मुझे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। वो इनडायरेक्ट बेनिफिट सबको मिल रहा है। वो क्या प्रॉब्लम हुई है? प्लीज साइलेंट करो। इनडायरेक्ट बेनिफिट वो सबको ही मिल रहा है, जिसने चाहे टैक्स भरा है चाहे नहीं भरा। ठीक है जी, डन। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसका बर्डन आप दूसरों पर इंपोज नहीं कर सकते। और जनरली ये जो टैक्स होते हैं किस पे लगेंगे, या तो प्रॉपर्टी पे या फिर इनकम पे। ठीक है जी, कैन नॉट बी दूसरों पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसी बंदे को पे करना पड़ेगा जिसपे ये टैक्स इंपोज हुआ है। एग्जाम्पल इसके याद होंगे आपको, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, टोल टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, ये सब कुछ सर किस में आएगा? डायरेक्ट टैक्स में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या था सर? वो सारे टैक्सेस जिनका बर्डन आप दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? इसमें एक ही एग्जांपल है जीएसटी, लेकिन जीएसटी पहले कई सारे नामों से जाना जाता था। मैं दो चार नाम लिख देता हूँ, सेल्स टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज, इंपोर्ट, बहुत सारे नाम थे, वो सब मर्ज होके क्या बन गया? जीएसटी बन गया। जीएसटी की डेट कब लॉन्च हुआ? जीएसटी डेट बोलो। 1 जुलाई 2017। सर 2014 में मोदी जी के चुनाव हुए थे, वो तो आए थे। ध्यान रखो इस बातों को। नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सारे टैक्स रेवेन्यू, वो सारे रेवेन्यू जिससे ना तो लाइबिलिटी बढ़े ना एसेट्स कम हो, बट वो क्या नहीं है? वो क्या नहीं है? टैक्स नहीं है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्स आर दोज रिसीव्ड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसीव्स। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। कुछ भी पॉइंट ऐसा मिले जो लगे कि पहली बार पढ़ रहे हो, लिख लो हैंड टू हैंड। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नॉन टैक्स के एग्जाम्पल याद आ रहे होंगे आपको। ठीक है जी, इसमें से जो सबसे ज्यादा हम लोग करेंगे, जिसको मैं आप लोगों को बताया हुआ होगा, ये दो एग्जाम्पल कई बार पेपर में आ रखे हैं, और हो सकता है किसी ने अगर गवर्नमेंट बजट का प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उससे टीचर ने पूछे भी होंगे इस शीट का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ठीक। इस शीट का मतलब बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस शीट का मतलब नहीं यार, नो रिवीजन, जीरो बिल्कुल रिवीजन, गड़बड़ मामला। लक्षिता, इस शीट आप स्पेशल असेसमेंट में जा रहे हो। सांची, उसका कोई लीगल वारिस नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी को, दैट इज कॉल्ड इस शीट स्पेशल असेसमेंट। लक्षिता बोलो आप क्या कह रहे थे इस पे, जो पहले बोल रहे थे। तो उस प्रॉपर्टी के ओनर से कुछ पैसा गवर्नमेंट लेती है, दैट इज कॉल्ड इस शीट। सर इस शीट का, सॉरी स्पेशल असेसमेंट, याद है मीनिंग स्पेशल असेसमेंट का? बातें जो कर रहे हो पहले वहां से खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो, तू आगे आके बैठ। तू, तेरे को जितना सुधारने में लगा हो तो उतना बिगड़ने में लगा हुआ है। हाँ, अटेंडेंस कवर करो भाई सब जने। एब्सेंट, वैसे इनको बस फीस के लिए बोलो। तुम्हारा एक टॉपिक रुका हुआ है नंदिनी, फॉरेन एक्सचेंज। चलो तुमसे मैसेज पे बात करूंगा, ठीक है। वो अटेंडेंस छोड़ दो क्योंकि मोस्टली नहीं आए हैं, दूसरे बैच के बैठे हुए। फीस किस किस की जमा नहीं हुई है भाई? ऑलमोस्ट सबको मैसेज आ गया था कल, ये ध्यान रखना। वो मैसेज आप लोगों को डाला गया है, रिमाइंडर कॉल है वो एक तरीके से, क्योंकि एक डेट के बाद फिर नहीं हो पाएगी क्लासेस, समझो। ठीक है कि नहीं? जिसकी फीस पेंडिंग है मैम को बताते हुए जाना कि मैम
इस दिन तक जमा हो रही है हमारी फीस, ठीक है जी। बताओ, अनमोल के मेरे पास ऑनलाइन फीस आई है कल ना आपके घर से ना, कल या परसों ऑनलाइन फीस आई है। हाँ, अनमोल की एंट्री मार देना, अनमोल के घर से फीस आई थी कल परसों ऑनलाइन। और किसी ने ऑनलाइन फीस भरी हो तो भैया प्लीज एंट्री करा लेना, कहीं भूल जाओ। आओ जरा देखो बोर्ड पर, कैपिटल रिसिप्ट्स, जय बात नहीं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जिससे या तो सरकार की लाइबिलिटी या सरकार के एसेट्स, दोनों में से कुछ एक काम हो जाए सर, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स बन जाएगा। एग्जाम्पल, बोरोइंग्स, आपने उधार ले लिया तो क्या बढ़ गई सरकार की लाइबिलिटी। रिकवरी ऑफ लोन, आपने किसी को उधार दे रखा था, राधिका जैसे आपने किसी को उधार दे रखा था, उससे ब्याज आता था, क्या आता था, तो वो आपकी कमाई है। अब आपने रिकवर कर लिया कि ला पैसा वापस दे दे, अब वो ब्याज आएगा या खत्म हो गया, नहीं आएगा। तो यानी कि कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जहां से कमाई आ रही थी, अब वो कमाई खत्म हो गई, तो क्या माना जाएगा, एसेट्स क्या हो गए आपके, कम हो गए। डिसइन्वेस्टमेंट पेपर में कई बार आ रखा है सर, क्या मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट का सर, हवाबाजी दिखा लो तुम बीजेपी के साथ, चलो हवाबाजी, सॉरी आपको कह रहा हूँ हवाबाजी डिसइन्वेस्टमेंट, उसके चक्कर में तुम और सुन रहे हो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, यश नहीं याद है, अनमोल, जब कभी भी सरकारी कोई कंपनी, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू जो अनमोल ने वर्ड यूज करा, फुल फॉर्म याद रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या सरकारी कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, उसके शेयर्स को, उसकी पोर्शन को बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। रेफर्स टू एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और होल शेयर सिलेक्टेड टू द पीएसयू हेड बाय द गवर्नमेंट, किसी को सेल कर दिया, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, किसकी, पीएसयू, कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट। और ये जनरली जब सरकार ने बेचा तो किसको बेचा होगा, जनरली प्राइवेट को बेचा होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। स्मॉल सेविंग्स, ये बहुत कम आया हुआ है लेकिन मीनिंग पढ़ लो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने ना थोड़ा समझाया था, जब मैं इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप के अंदर वो नहीं समझा रहा था मेजर्स, तो मैंने फिजिकल मेजर में क्या लिखवाया था, पब्लिक डेट, याद आ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से पहले लिखवाया था। स्मॉल सेविंग रेफर्स टू फंड्स रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, चाहे तो पोस्ट ऑफिस के रूप में से पैसा लेंगी, यानी कि सीधी बात है पब्लिक से पैसा उठाया, तो जब पब्लिक से पैसा उठाया तो सरकार की क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। सर क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। कुछ एग्जांपल लिखे हुए जिसको अपनी नोटबुक में ऐड करना हो तो ऐड कर लो, एनएससी, किसान विकास पत्र, ठीक है कि, 2 एग्जांपल है किसके, स्मॉल सेविंग्स की, डन। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस कर लेना, क्या, रिकवरी ऑफ लोन बताऊं, आपने किसी को पैसा दे रखा था, वो पैसा आपने वसूल कर लिया, अब जब तक आपने पैसा किसी को दे रखा था तब तक कमाई आती थी, ब्याज आता था, अब वो ब्याज आएगा ही नहीं आएगा, तो जब ब्याज नहीं आएगा तो वो आपकी कमाई रही है, खत्म हो गई। जब आपकी कोई कमाई खत्म होगी तो आपके एसेट्स क्या हो गए, तो रिकवरी ऑफ लोन में क्या होता है, एसेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस द एसेट्स ऑफ दी गवर्नमेंट, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। आइए सर जरा बजट एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। कितने पार्ट, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे ना तो एसेट्स बढ़े और ना लाइबिलिटी कम हो। सर इनका नेचर कैसा है, क्योंकि रोजमर्रा के जैसे सब्सिडी है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, सैलरी है, बिजली का बिल है, गवर्नमेंट स्कूल का, सरकारी स्कूल का बिजली का बिल कौन भर रहा है, हर महीने आ रहा है सर। उनकी टीचर्स की सैलरी कौन दे रही है, सरकार, सर हर महीने दे रही है सर। स्ट्रीट लाइट का खर्चा है, पेंशन हर महीने जा रही है, सब्सिडी हर महीने जा रही है, तो सर कैसा नेचर हो गया, रिकरिंग नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया, रिकरिंग। यहाँ पे एक और वर्ड दिख रहा है क्या, डे टू डे फंक्शनिंग। एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट्स टू स्टेट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज। यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज में जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी की बात हो रही है, ठीक है जी।
कहीं ये मत सोच लेना जो टैंक वगैरह मंगवाए हैं वो कैपिटल का हिस्सा है, वो किसका हिस्सा है? क्योंकि टैंक हमारे देश की एसेट्स है। जैसे कई सारे अपने फाइटर जेट देखे होंगे, तेजस, ब्रह्मोस, सुना होगा, राम थोड़ी बहुत न्यूज में देखते हो, तो ये हमारे देश के एसेट्स हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाएंगे या फिर लाइबिलिटी, दोनों में से कोई एक काम होगा सर, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच ईदर क्रिएट एसेट्स और रिडक्शन ऑफ द लायबिलिटी। कैसा नेचर हो गया? कभी कभार होता है सर, ये नहीं कि रोजमर्रा ही, ठीक है कि नहीं? जैसे किस पर पैसा खर्च हुआ अभी, या फिर मेट्रो पर, या कोई अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ, ठीक। अच्छा, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार को लोन दिया, आम आदमी पार्टी को। दिल्ली सरकार क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली सरकार क्या है? यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ भी क्या है ना? तो यूनियन टेरिटरी को सरकार ने अगर लोन दिया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो एक तरीके से सरकार का क्या माना जाता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं किसी को एसेट्स बना दिया अपने, मतलब पैसा दे दिया। ये कॉमन एग्जांपल है आपके लिए, ये तो बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है कि नहीं? इन सबसे क्या हो रहा है? अच्छा, ये वाला देख लो, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन या फिर बोरिंग्स। खुश, आपने पहले उधार ले रखा था कहीं से, उसको आपने रीपे कर दिया, तो इससे क्या इंपैक्ट आ रहा है? लाइबिलिटीज बढ़ रही है घट रही है? रीपे कर दिया, क्या हो रही है? घट रही है। लाइबिलिटीज घट गई, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ध्यान रखना, वो आपके सामने चार ऑप्शन डालेगा, कहेगा बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा, ये रेवेन्यू में आएगा, किस में आएगा? रीजन जहां पे कनेक्ट होगा सही, मार्क्स तभी मिलेंगे। रीजन गलत है, मामला गड़बड़। डिफरेंस आपके लिए करने के लिए दे रखा है, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। चलिए सर, थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को कवर करते हैं। बजट की तीन सिचुएशंस होती है सर। एक होता है डेफिसिट और एक होता है बैलेंस। सर बैलेंस कब होगा? जब रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट्स के मुकाबले। सरप्लस कब होगा सर? जब रिसिप्ट्स ज्यादा है किसके मुकाबले? एक्सपेंडिचर के मुकाबले। बैलेंस बजट, ठीक है जी, दोनों इक्वल है। सरप्लस, रिसिप्ट्स ज्यादा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। यहां से कहानी शुरू होती है सर, ये है मेन असली हिस्सा, बदमाशी वाला। डेफिसिट बजट का मतलब है जब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं किसके मुकाबले? बोलो, किसके मुकाबले? रिसिट्स के मुकाबले। रिसिट्स आर लेसर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। इसके कितने पार्ट हैं? तीन। तीन पार्ट है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा कौन सा था बोलो? तीसरा कौन सा था? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है जी, अभी नीचे ये देखे जाएंगे कहीं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे किसके मुकाबले? फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे ये वाला जब क्वेश्चन आ रहा था ना बच्चे, कई सारे बच्चे ने इसको करके नहीं आते। इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है जागृति? इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? इम्पैक्ट। अब अगर आप सोच के देखो, जब आपके ऊपर आपको घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है? घाटा, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जेएमएस को घाटा हो रहा है, तो जेएमएस कहीं ना कहीं पहला कोशिश क्या करेगा कि अपने फालतू के खर्चे, दूसरी कोशिश क्या करेगा अपनी जो रोजमर्रा की इनकम है वो बढ़ाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे ना तो हमारा रेवेन्यू उतना ज्यादा जनरेट होगा। बेसिक बातें यहाँ पे देखो जरा। इट इंडिकेट्स गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। क्या नजर आ रही सरकार की? कि वो अपने रेगुलर खर्चों को क्या नहीं कर पा रही पूरा। ऑफ कोर्स सी बात है, जब घाटा होगा तो मैं मेरे रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूं, तभी घाटा हो रहा है। इट इंप्लाइज द गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर।
अब सरकार क्या करना शुरू कर देगी, कहीं ना कहीं दूसरे जो सेक्टर्स है ना वहां से पैसा लेना शुरू कर देगी किसी रूप में, जनरली किस रूप में, किस रूप में भैया, उधार के रूप में। ठीक है जी। इसमें 2 पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको बताए। एक तो अननेसेसरी खर्चों को रोकना और अपनी इनकम के सोर्स को क्या करना, बढ़ाना। एक इंसान के हालात या सरकार के हालात तभी सुधरते हैं सर जब सरकार की कमाई बढ़ती है। इसका लाइव एग्जांपल है 1991 वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, 1991 में इंडिया की हालात इतने खराब थे कि सरकार, हम बहुत ज्यादा डेफिसिट में थे। तो सरकार ने क्या करा, लगातार अपनी इनकम बढ़ाई, ग्लोबलाइज करा, प्राइवेटाइज करा चीजों को, इनकम बढ़ाई सर। और वही सर कंसेप्ट हुआ आज कि 30 साल हो चुके हैं सर, 30-32 साल हो चुके हैं चीजों को, आज हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे मुकाम पर आ चुकी है। फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है सर, जब टोटल एक्सपेंडिचर क्या ज्यादा है किससे। अब टोटल एक्सपेंडिचर में कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर आते हैं, 2, रेवेन्यू और कैपिटल। टोटल रिसिप्ट में भी 2 प्रकार की रिसिप्ट आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और, लेकिन क्या नहीं शामिल करना होता, जो अभी टेस्ट लिया था वहां पे कई सारे बच्चों ने गलती करी थी कि या तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग माना था, वो होता है, लेकिन मैंने ये बात भी बोली थी और आज फिर बोल रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल आया हुआ 4 नंबर का, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग्स तभी मानना जब वो आप लोग को दिख रहा है कि प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर सॉल्व हो पा रहा है तो वो, एक चीज बताओ, शॉर्टकट कब मारते हैं, जब कोई क्या हो, इमरजेंसी हो या मेन रास्ते पर कोई दिक्कत हो रखी है। जब मेन रास्ता क्लियर है, इमरजेंसी है नहीं, तो आप जनरली कहां से जाते हो, मेन रास्ते से जाते हो ना सर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो शॉर्टकट से जाते हैं। आप लेकिन अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी टेस्ट लिया था ना उसमें बच्चों ने यहाँ पर एक एरर कर रखा था, तो वो एरर ध्यान रखना, आप लोग को सही करना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। मोस्ट, अगर यहाँ पे थ्योरी में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये आपके सामने है वो क्वेश्चन। मैं 1 मिनट का गैप ले रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ मैं। आप लोगों से 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट किसी 4 स्टूडेंट से पूछूंगा। वाह भाई वाह, कौन है राजा बाबू आपका भाई। तो वहाँ पे एक 7th क्लास के बच्ची को वो देते हैं पैसे दिए 30 रुपये से ना, कि मेरे को स्कूल के बाहर मिलना, उस पर आइसक्रीम खाएगी। वो भी उसको स्कूल के बाहर मिली, आइसक्रीम खरीदी है, तीनों ने आइसक्रीम खाई। किस क्या केस है, ये मेरे स्कूल में 7th क्लास की बच्ची को पीछे से किसी का घर है, वहाँ से उसको फेंक के पैसे दिए कि मेरे को बाहर मिली हो, आइसक्रीम खाएंगे एक साथ। तो वो लड़की मतलब वो लड़की हमारे स्कूल की थी, वो लड़का था बाहर का बाहर। 20 रुपए में सेटिंग हो गई। क्या सही जमाना है यार। एक पिक्चर आई थी, कह रहा भैया आपको नहीं पता, हम आपके जमाने का प्यार काफी सस्ता था, पेड़ के पीछे गए 2 फूल हिलाए हो गया काम। आज का प्यार भैया बहुत महंगा हो गया है। मूवी लेके जाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, पॉपकॉर्न लो, ये लो। पॉपकॉर्न इतने महंगे आते हैं भैया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब कैसा क्या दे रहे हो उसके अंदर, खा लेंगे अभिषेक। क्यों? इस में ना पीआर चाहिए, 1300 रुपये में देते हैं वो डब्बा, जितनी मर्जी बार उसे रिफिल कराओ। हम तो 6 दोस्त गए थे, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक बैग के अंदर पूरे में उन्होंने पॉपकॉर्न लिए थे, सही फायदा उठाया। कितनी छुट्टी सेंटर के पास से खाने वाली की दुकान होने का फायदा था। साढ़े 6 बैठ जा। एक यही रील आती रहती है।
मेरा बंदा मुझे धोखा दे रहा है, वो लड़की अबे मैंने बिना तो देखा भी हमारे नहीं है। शीरू भाभी रिवीजन थी, मैंने कहा आ जाओ एक आधा बच्चा। तूने छोड़ दिया क्या नंदिनी ने? वही तो उसको बोल रहा था ना, तेरा चैप्टर पेंडिंग है। तो फिर मैंने कहा सबके सामने बोलूंगा भी, अनकंफर्टेबल होगी। यश को दे देना बस। यश डाल दो। ढल गया वो तो। यश हाँ जी, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन यानी कि प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट। डेट ट्रैप, भूमि। अब मान लो आ गया इम्प्लीकेशन लिखनी है डेट ट्रैप, तो क्या लिख के आओगे पेपर में? वो लिखोगे अरे वो होते हैं ना जो अपने कर्जे में फंस जाते हैं। दीपा, जब आपको अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपने लोन लिया, अब आप उस लोन को पूरा करने के लिए एक और लोन लोगे, फिर उस लोन को पूरा करने के लिए एक और लोन लोगे, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, आप एक जाल में फंसते चले जा रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? भारत सरकार के साथ यही हो रहा है। ₹50 लाख का कर्जा था 2014 में, सॉरी 50, हाँ 50 लाख का कर्जा था। अब 250 लाख का कर्जा पहुंच चुका है सर लगभग। वो डेट ट्रैप में लगातार भारत फंसता जा रहा है, अभी नहीं नजर आ रहा, एक समय के बाद जाके नजर आएगा। इन्फ्लेशन, यश साहब आप इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट डाल, मतलब क्या इम्पैक्ट, क्यों इंपैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन पे? अगर आप कहीं से कर्जा उठा रहे हो, लोन ले रहे हो, तो ऑफ कोर्स ही बात है उसका ब्याज भी भरना है। ब्याज भरना है तो सरकार को अपना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ेगा सर तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, या फिर ये वाला पॉइंट बोल लो सिंपल, या फिर वो अगर आप आरबीआई से लोन लोगे तो आप लोगों को पता है आरबीआई किस रूप में देता है, न्यू प्रिंटिंग के रूप में देता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग सिखाया था ना। अब न्यू प्रिंटिंग जितनी ज्यादा इकोनॉमी में बढ़ेगी, मनी की सप्लाई उतनी, और जितनी ज्यादा इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी सर, चीजें उतनी महंगी हो जाएंगी, ध्यान रखना। तीसरा है फॉरेन डिपेंडेंस। मुस्कान, फॉरेन डिपेंडेंस, जब बार बार दूसरे देशों से लोन लोगे तो दूसरे देशों की आपके घर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे ना। ठीक है कि नहीं? फोर्थ पॉइंट, जितना ज्यादा आपके ऊपर आज कर्जा होगा, सांची ये फोर्थ पॉइंट क्या सिखा रहे हैं?
आज जितना ज्यादा हमारे माँ बाप हमारे लिए कर्जा छोड़कर जाएंगे, हमारे लिए सर टेंशन है। हिंदी मूवी पिक्चर होती थी नहीं पहले, तेरे बाप ने हमसे पैसे लिए थे, पर बाप ने लिए थे, बाप को पकड़ो ना, बाप तो मर गया, मेरी जिंदगी को खराब कर रहे हो, वैसे ही दिमाग खराब है मेरा। कह रहे हमें नहीं पता, या तो ये सामान ले जाएंगे या हमारा कर्जा उतारो। तो अगर मान लीजिए आज की सरकार लगातार कर्जे ले रही है या सरकार लगातार बोरिंग के अंदर आ रही है, तो जो फ्यूचर ग्रोथ है ना, ये जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको बड़ा हैम्पर होना पड़ेगा चीजों से सर, बड़ा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, देखने को मिल सकता है। प्राइमरी डेफिसिट पर आए तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है सर? फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अनमोल एक क्वेश्चन बच्चे आपसे, पीडी 0 है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होगा? दोबारा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सब जने लिख लेना चाहे। पीडी 0 है, फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होगा? फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को सबको? पीडी कितना लिखा, यहां पर एफडी है, यहां पर इंटरेस्ट है, इधर माइनस किधर जाएगा, तो इंटरेस्ट किसके इक्वल बचेगा? एफडी के। वन मार्क का क्वेश्चन है सर, ये ध्यान रखना कि अगर कभी किसी सिनेरियो में कंट्री का प्राइमरी डेफिसिट 0 है, तो जो इंटरेस्ट है और जो बोरिंग्स है या जो फिस्कल डेफिसिट है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और एफडी किसके बराबर होता है? तो इसका मतलब आप उतना ही उधार लोगे जितना आपको क्या चुकाना है, ब्याज चुकाना है। जैसे मान लो इसका चेतन का मैंने ब्याज देना है 5,000 रुपए, अब मेरे पास है नहीं, मेरी जितनी मंथली इनकम आई थी वो मैंने अपने घर में सारी खर्च कर दी, अब सिर्फ इसके ब्याज को पूरा करने के लिए मैंने 5,000 रुपए का और उधार ले लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लाइन लिख लो चाहे, इफ पीडी इज 0 देन इंटरेस्ट इक्वल्स टू एफडी इक्वल्स टू बोरिंग्स। क्वेश्चन पढ़ लो भाई पूरा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़े दिनों पहले किसी चैप्टर में बताया था, ये पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लिया? द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वला योजना इज प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी कनेक्शन टू द फैमिलीज below poverty line. What objective of government is trying to fulfill through the government budget and explain. अब उज्ज्वला योजना के तहत सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है कि गरीबों को भी फ्री में सिलेंडर मिले, जिससे उनका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है कि नहीं? आइए जरा, the government under the Ujjwala Yojana is providing LPG kitchen gas connection to the families below poverty. This is help to the poor people with a clean fuel of cooking purpose. This will improve eyesight and health. Through this yojana, the government is trying to boost up social welfare. This step will also boost up the morale of the people under the productive efficiency will get enhanced, which will have a on national income. ठीक है जी, अब जब नेशनल इनकम बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इनइक्वालिटी कम होगी, ठीक है जी। ये छोटा सा आंसर है, ये ध्यान रखना कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर डिलीवर करने हैं। अब इसमें एक न्यूमेरिकल देखता हूं, अगर कोई न्यूमेरिकल मिलेगा ठीक है, नहीं तो चलिए सर, ये न्यूमेरिकल
रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बोलो भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 110, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 70, 40, फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला बोलो। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरिंग्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा और कैपिटल ये रहा, तो 110 प्लस 130, सॉरी टोटल रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी 70, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग, पहले से ही बोरिंग माइनस हो चुकी है यहाँ पर 90, तो ये हो गया 240 माइनस 160, 80। ठीक है जी। लास्ट क्या है पीडी, पीडी का फॉर्मूला क्या था एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एफडी आया 80, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 20, पीडी कितना हो गया सर 60। लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन सर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट रिवाइज है, ध्यान रखना आप सबके अंदर क्षमता एक अच्छा स्कोर करने की। जिन बच्चों को लगता है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत करी है वो 100 के लिए ट्राई करो, विश्वास मानो वो 100 वाले आप में से ही होते हैं, कोई वो बच्चा नहीं कि हाँ जिस दिन आ जाएंगे 100 देन सामने वाला कहेगा यार 100 मार्क्स, वो हंस रही है। ट्राई करो, जिनको लगता है पूरे साल मैंने मेहनत करी है तो, अब जिनको लगता है कि भैया हम तो बदमाश हैं, बदमाशी नहीं मित्रे, ऐसी लाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर तो भैया फिर वो जो एक रात पहले पबजी गेम खेल रहे हैं उनकी बात अलग ही है भाई मूवी। अब कुछ और कोई और आप लोग का एंटरटेनमेंट का सोर्स रहेगा ना। चलिए एक क्वेश्चन ये और सॉल्व करते हैं भाई। पांच मिनट ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आरडी, एफडी और पीडी अगेन। आरडी रेवेन्यू डेफिसिट, बोलो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कितना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100, रेवेन्यू रिसिप्ट्स टैक्स और दोनों को जोड़ दो, यही है ना 20 आ गया। एफडी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट बोरिंग। टोटल एक्सपेंडिचर सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 110, तो 210, टोटल रिसिप्ट्स 80 ये हो गया और 95 ऑलरेडी कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरिंग्स माइनस हो चुका है, तो 80 प्लस 95 210 माइनस 175 यानी कि कितना आ गया 35। आखिरी वही पीडी एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 35 10 ठीक है जी डन। लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं फिर आप लोगों को गवर्नमेंट बजट मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, अभी आपके ऊपर है कि आप कितना रिवीजन करते हैं, क्या नहीं क्या करते क्या नहीं करते। आज क्या कहते हैं भाई, चलो तो ठीक है भाई। और 2 पेपर भेजे थे ना मैंने मुस्कान ग्रुप में, वो रिवाइज कर लिए, गो थ्रू कर लेना उन पेपरों को। मैंने भी सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन लिया था अभी, तो वो 11 पेपर डाउनलोड करे हैं जो विद सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने फोटो कॉपी के लिए दे रखा है, वो कुछ 60-65 रुपए के बन के तैयार होंगे। अगर आपको लगे कि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन अगर आपको 60-65 की बुकलेट तैयार करानी हो तो 60-65 रुपए की बुकलेट तैयार कराना। मेरी एडवाइस रहेगी 60-65 रुपए खर्च करना, क्योंकि मुझे पता है तुम मोबाइल के बादशाह हो, ठीक है कि नहीं।
लास्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है सर, ध्यान से देखेंगे जरा। पीडी का फॉर्मूला क्या होता है? एफडी माइनस इंटरेस्ट। एफडी किसके इक्वल? बोरिंग के इक्वल। इंटरेस्ट के लिए क्या लिखा हुआ? इंटरेस्ट इज 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है 70,000, रेवेन्यू रिसिप्ट का है 50,000, 20,000 बचा क्या? आरडी। इंटरेस्ट के लिए क्या बोला हुआ है? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो 25% ऑफ 20,000, ठीक है जी। लो जी, ये था इसका आंसर। अब ये देख लो, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चीजें करोगे, तो आप 100 में से 100 के लिए तैयार कर सकते हो खुद को। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और वो 10 पेपर देने की वजह यही है कि सीबीएसई के जितने भी पैटर्न क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने विद आंसर हो सर, ठीक है। मैं अपनी तरफ से यही मेहनत कर सकता हूँ। बाकी अब आप लोग के लिए एक तरीके से 2-4 दिन बाद आपके पेपर शुरू हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा मोमेंटम बनाओ। जिसको लगे कि हाँ भाई मुझे छुट्टी लेनी है, छुट्टी ले लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है जी। डन। आखिरी चीज, अगर आप लोग जाना चाहो आप लोग चले जाओ, ठीक है। मुझे बस एक चीज और दिखानी है, वो है जो इस साल का जो बजट आया ना, उसकी की हाइलाइट्स, उसकी की हाइलाइट्स, ठीक है जी। तो वो है, कितने बजे निकलोगे तो पहुंच जाओगे वहां पे? तो वहां पे 6:30 से क्लास है ना, 6:05 हुए अभी, 6:05, 5 मिनट और रुको बस। भूमि कह रही है सर 5 मिनट बोल बोल के ना मुझे पता 6:30 करवा दोगे। ये ना कि हो जाएगा ना एक बार, तो मेरे को रहेगा कि हाँ भाई सबने कर लिया। इंटरनेट नहीं चल रहा, एरोप्लेन मोड पे ऑन लगा रखा भैया। अरे एरोप्लेन मोड भाई हट जा। ये क्या है? जाओ बच्चा आप लोग जाओ, वरना तुम लोग अंदर ही अंदर कुछ बोलना शुरू कर दोगे। प्लीज बच्चों, जिन्होंने पढ़ लिए थे की बजट हाइलाइट्स अगर अपने आप से, तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। कोशिश करते हैं उन हाइलाइट्स को समझने के लिए, उस क्वेश्चन को अगर आ जाए तो हम लोग संभाल पाए भाई क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं। देखते हैं कहाँ पे उन्होंने वो हाईलाइट दे रखी है। एक मिनट, मेरे को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। तुझे भी कहीं जाना है क्या? तेरी भी एक्स्ट्रा क्लास है क्या? कल होगी तो समझ भी रहा हूँ मैं।
सिंपल सोबर से नहीं दे सकते थे क्या कि हाँ अब इमेज में चेक करूं? चलो जी, इन्हीं को कवर कर लेते हैं, ठीक है जी, बाकी इस चीजों को रहने देंगे, इन्हीं को कवर कर लेते हैं। ओके, कौन सी योजना? कृषि योजना, जिससे लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ फार्मर्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इतने दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना फार्मर्स का, तो फार्मर्स को हेल्प करने की बात की गई है सर, ठीक है जी। पहला, बजट फोकस्ड ऑन ड्राइविंग ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कंट्री के जो इंटरनल इशू है, जैसे पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट है, इनको फोकस करने की बात की गई है। तो इसको मैंने किस में ले लिया? इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ले लिया सर। किस पे ध्यान दिया गया है? जीरो पॉवर्टी पर। यानी कि जीरो पॉवर्टी का मतलब क्या? लोगों को बीपीएल से क्या निकालने की बात हो रही है? बाहर निकालने की बात हो रही है। अब जब बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने की बात हो रही है तो लॉजिकल बात है, सरकार उनको कहीं ना कुछ क्या देने वाली है? फाइनेंशियल हेल्प देने वाली है। क्या देने वाली है? फाइनेंशियल हेल्प देने वाली है सर। अब फाइनेंशियल हेल्प देगी तो ये किस प्रकार का खर्चा है? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू खर्चा है सर। कैसा खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा सर। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो कोई एसेट्स पर प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई लायबिलिटी पर। फोकस किस पे कर रही है? ये समय की बात है सर, देखेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर को फोकस किया जा रहा है विकसित भारत बनाने के लिए सर, ठीक है। कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर रेजिंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग रेम्युनरेटरी प्राइस विल बी लॉन्च। मखाना बोर्ड क्या होता है? मैंने तो बस मखाना खाया है। मुझे यार बच्चों वाला पॉइंट नहीं पता है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। अरे क्या, मैंने मखाना खाया जो रेट महंगा हो चुका मखाने का भाई, बस इससे ज्यादा नहीं मुझे पता। डन, ऐसा करते हैं, रोकते क्लास को। मुझे लग रहा है कि हाईलाइट्स अच्छी मिली नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कोई और पॉइंट होगा तो बढ़िया से। हाँ, तूने मेरे को भेजी थी, उसने इस पे भी लगाई थी। मोहित सर एक मिनट, चलिए सर प्लीज। पहला पॉइंट क्या कहते हैं, जो चेतन ने कुछ हाइलाइट्स लिखी हुई है। टोटल एक्सपेंडिचर सरकार जो खर्चा करने की बात कर रही है इस वक्त, वो लगभग 50 लाख करोड़ का खर्चा करने की बात कर रही है, ठीक है जी। जो ऑन एन एवरेज हमारी जीडीपी जो पिछली बार के मुकाबले लगभग 7.5% से अप हो रहा है, 7.5% से बढ़ रहा है। तो एक अच्छी चीज है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें से जो सरकार पैसा उठाने की बात कर रही है, विच इज रिसिप्ट, चौंतीस लाख करोड़ के आसपास। और सरकार उम्मीद लगा के चल रही है इस 34 लाख करोड़ में से लगभग जो टैक्स रिसिप्ट है ना, जो क्या है टैक्स रिसिप्ट है, वो लगभग रहेगी 28 लाख करोड़ के आसपास। तो यानी कि सरकार पहले के मुकाबले, फिस्कल डेफिसिट सरकार ने एस्टिमेट लगाया है 4.4 के आसपास, जो कि ठीक है, पहले के मुकाबले काफी अच्छा है। जब ये 5 से ऊपर पहुंच जाए ना तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। 5 से नीचे है अरेंजेबल है, मैनेजेबल है, और अगर 2 या 3 हो तो बेस्ट है सर। डन, ये ध्यान रखना। किसान क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो अभी क्वालिटी एजुकेशन था ना वर्ड, इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है कि 50,000 लैब्स का निर्माण किया जा रहा है। और ये लैब का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसके अंडर में किया जा रहा है? अटल थिंकिंग लैब के नाम से बुलाया जा रहा है। और स्टार्टअप्स को 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो अपने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शुरुआत करना चाहते हैं। तो यानी कि अगर इसमें देखा जाए हाईलाइट में, एक तो सरकार का पहले के मुकाबले खर्चा बढ़ा है,
फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा सरकार का, और सरकार को मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इस बार सरकार कहां से लेके चल रही है? टैक्स से। बोरिंग्स पहले के मुकाबले कम कर दिया सरकार ने, क्योंकि पिछली बार सरकार ने बोरिंग से बहुत पैसा उठाया था। ठीक है जी, आज के धारावाहिक को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग का आने का, जा सकते हैं आप लोग।